Hello students, very good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kana Mohan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. In this state of COVID-19 pandemic, it's my appeal to everyone, stay home, stay safe, follow social distancing and always wear the mask when you go out of your home and keep hand sanitizer. And जैसा कि आप सभी लोग स्टूडेंट्स स्कूल जाने वाले हैं एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू ओपन अप द स्कूल्स। यूपी गवर्नमेंट भी ऐसा ही कुछ कर रही है। तो जब भी आप स्कूल जाएं ध्यान रखें, अपने साथ अपनी वाटर बोतल जरूर लेके जाएं, अपना हैंड सैनिटाइजर जरूर लेके जाएं और क्या मास्क जरूर पहने। क्योंकि जैसा कि अमिताभ बच्चन जी ने कहा है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ठीक है, तो जब तक कोविड-19 की दवाई या वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती तब तक हमें ढिलाई नहीं छोड़नी है। द वर्ल्ड विल गो ऑन, एक मशहूर लाइन है। ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन, सो दिस वर्ल्ड इज द शो, तो शो विल कंटिन्यू। धीरे धीरे करके सारी चीजें खुल रही हैं एंड वो जरूरी भी हैं, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, कुछ एडेप्शन लेके आने हैं अपने बिहेवियर में, देन ओनली वी कैन सर्वाइव इन दिस न्यू नॉर्मल। चलिए, लेट अस कंटिन्यू विद आवर टॉपिक, वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। For 12th standard business studies, we were currently continuing the chapter financial management. In the previous video, we have covered up the meaning of financial management, its role, objective, and after that we also learned about the financial decisions and then financial planning. हमने लास्ट जस्ट इसके पहले वाला वीडियो था उसमें हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जाना था कि फाइनेंशियल प्लानिंग एग्जैक्टली होती क्या है एंड हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग इफेक्ट्स अ बिजनेस, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्ट द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड व्हाट आर द रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द बिजनेस प्रपोर्शंस. Today the topic that we are going to study is quite important because in the chapter financial management we learned about that in financial management it starts the very first step in the financial management is the successful acquisition of funds. तो हमारी जो कहानी है वो जो आज के टॉपिक में वो एक्विजिशन ऑफ फंड्स के चारों ओर घूम रही है. ठीक है, जो टॉपिक आज हम शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं. कहानी क्या है, जैसा कि हमने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वहां पे हमारे पास बिजनेस के बहुत सारे मोड्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल थे. लेकिन जब हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता चला जाता है, या फॉर एक एग्जांपल मैं ले लूं, कंपनी की बात कर लूं, तो कंपनी में शेयर होल्डिंग किस फॉर्म में होती है, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में. ठीक है, तो आपके पास इक्विटी शेयर से कैपिटल रेज करने का एक बहुत अच्छा चांस होता है. जैसा कि मैंने फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, तीनों में मैंने एक पॉइंट डिस्कस किए हैं, आप ध्यान दीजिएगा. तो कंपनी की ये ड्यूटी होती है कि वो उस प्रपोर्शन को सेट करे कि कितनी एक्विजिशन, कितना फंड एक्विजिशन उनको किस सोर्स से लेना है, चाहे वो इक्विटी से ले चाहे वो डेब्ट से ले, और इसी प्रपोर्शन को हम बोलते हैं क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर. सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज द कैपिटल स्ट्रक्चर. अब कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर, वी कैन डिफाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर एज द प्रोपोर्शन ऑफ D अपॉन E. D का मतलब है यहां पे डेब्ट एंड E स्टैंड्स फॉर इक्विटी. Debt and equity means the capital structure refers to the proportion of debt and equity. It is the proportion of debt and equity for acquisition of funds. देखिए, जब भी आप कंपनी के लिए फंड्स को एक्विजिशन करने की बात करेंगे तो वहां पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, कि इस प्रपोर्शन को सेट करें कि कितना डेब्ट इनको चाहिए, कितना कैपिटल डेब्ट के फॉर्म में आएगा, कितना कैपिटल इक्विटी के फॉर्म में आएगा. ठीक है, यानी कि प्रपोर्शन को, बिजनेस प्रपोर्शन को फाइनेंस करने के लिए जिस प्रपोर्शन में डेब्ट और इक्विटी को सेट करने की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रपोर्शन को हम बोलते हैं क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर. अब इस प्रपोर्शन को सेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हम रैंडमली कुछ भी जाके चूज क्यों नहीं करते? देखिए, मैंने यहाँ पे कैपिटल को डिवाइड किया है, वो एक फॉर्म है हमारा डेब्ट एंड दूसरा फॉर्म है हमारा इक्विटी. अब डेब्ट की मैं बात करूं, जो मैंने आपको बताया था कि जो इक्विटी है उसकी एक तो फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होती है और डेब्ट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है. लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं या लायबिलिटी या रिस्क की बात करूं
तो रिस्क फैक्टर आपका ज्यादा होता है किसमें, डेट में, लेकिन इक्विटी में रिस्क फैक्टर आपका होता है। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज जब आप डेब्ट लेते हैं, डेब्ट के जितने भी सोर्सेस से आप डेब्ट अगर मार्केट से रेस कर रहे हैं, तो आप एक लीगल ऑब्लिगेशन में फंस जाते हैं दैट यू हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर दैट। आपको उस चीज के लिए इंटरेस्ट पे करना कंपल्शन है, बिकॉज अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हैं तो जो आपका डेटर है वो उस केस में फर्म के असेट पर भी क्लेम कर सकता है। तो ये एक सिक्योरिटी का कंसर्न बन जाता है और डेब्ट में रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इक्विटी में ऐसा कहीं कोई कंपल्शन नहीं होता। इक्विटी में जो रिटर्न है वो रिटर्न उसी बेसिस पे दिया जाता है, ओनली इन द केस व्हेन द कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट। The company is not in any obligation that they'll have to pay the shareholders, क्योंकि shareholders ने अगर equity shares में पैसा फंसाया है उसका मतलब they want the longer return and इस चीज को उन्हें वेट करना पड़ेगा, and that is a factor of risk and that is why I separated the factor of risk। इसीलिए मैंने एक रिस्क फैक्टर को ऑलरेडी क्लासिफाई कर दिया कि डेट में जो डेट फॉर्म है उसमें आपका रिस्क फैक्टर हाई होता है एंड इक्विटी में रिस्क फैक्टर आपका लो होता है। तो इसी चीज को चूज करना आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है एंड ये ड्यूटी किसकी होती है, ये ड्यूटी होती है आपके फाइनेंशियल मैनेजर की। कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, वो ये चीज डिसाइड करते हैं कि जो फंड रेजिंग है यानी कि जो फाइनेंसिंग, जो फाइनेंशियल एक्विजिशन करना है उनको, ठीक है, वो फाइनेंशियल एक्विजिशन कितने परसेंट में, किस अमाउंट में, किस किस से कितना किया जाए, यानी कितना हमको सेफ रहना है, कितना हमको रिस्क में जाना है, ठीक है। अब देखिए डेट किस कंडीशन में अच्छा है, डेट उस कंडीशन में अच्छा है जहां पे रिटर्न बहुत स्टेबल आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि हर मंथ या पर एनम इतना तो अमाउंट आपका रिटर्न आएगा ही आएगा, यानी इतना प्रॉफिट तो आपको अर्न करना है। आपका प्रॉफिट अगर स्टेबल है तो आप डेफिनेटली डेब्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट स्टेबिलिटी फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, आपको नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट के बाद व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द रिटर्न, देन उस केस में आपको इक्विटी भी सेट करना पड़ेगा। अब हम दोनों में से किसी भी एक प्रपोर्शन को पे डिपेंड नहीं रह सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने एक्विजिशन या तो केवल इक्विटी का कर लें, यहां केवल डेट का कर लें, क्योंकि उस केस में क्या हो जाता है, आप स्टक होकर रह जाते हैं, ठीक है। या तो एकदम या तो हाई रिस्क के फैक्टर में चले जाएंगे, ठीक है, या आप क्या है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ जाएगी, क्योंकि इक्विटी के लिए जितनी भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। हर चीज का अपना एक प्लस पॉइंट है, हर चीज का अपना एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है एक बार बताता हूं। कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट्स एंड इक्विटी फॉर एक्विजिशन ऑफ द फंड्स और फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज दोनों के अपने अपने कॉज एंड कॉन्स है। डेब्ट के कुछ अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इक्विटी के कुछ अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। डेब्ट में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, डेब्ट में ऑब्लिगेशन होता है इंटरेस्ट पे करने के लिए, एंड इन द केस आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं, देन आपके असेट्स पे भी डेब्टर जो है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता आपके पास, आप रिटर्न तभी पे करेंगे व्हेन यू आर अर्निंग द प्रॉफिट। बट प्रॉब्लम इज दैट फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें तो फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी इक्विटी की ज्यादा होती है, प्रोसेसिंग कॉस्ट इक्विटी की ज्यादा होती है। डेट इज द चीपर मोड ऑफ फाइनेंसिंग। अगर मैं इक्विटी और डेब्ट को उनके कॉस्ट बेसिस पे कंपेयर करूं तो यहां पे इक्विटी इज द एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड डेट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। क्यों? बिकॉज डेब्ट को कैरी करना, जैसा आपने सिक्योरिटी सबमिट की, आपको उसके बेसिस पर डेब्ट मिल गया, ठीक है। लेकिन इक्विटी को रिलीज करने के लिए आपको पता है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल स्टेज में कितने स्टेप्स होते हैं। आप पूरा प्रोस्पेक्टस से लेके सेबी अप्रूवल एंड उसके बाद लिस्टिंग, अकाउंटिंग, प्रोफेशनल्स, बहुत सारे के सारे स्टेप्स हो जाते हैं। तो इसी वजह से क्या है, ये रेशियो सेटअप किया जाता है। अब कंपनी ऐसा करती क्यों है, या इस कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कंपनी एक कॉन्सेप्ट यूज करती है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। कंपनी क्या करती है, एक कॉन्सेप्ट यूज करती है एंड वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है आपका फाइनेंशियल लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में बताऊं। फाइनेंशियल लेवरेज रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल। फाइनेंशियल लेवरेज को कैसे डिफाइन करते हैं, फाइनेंशियल मतलब प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट, प्रोपोर्शन ऑफ
डेप्ट इन ओवरऑल कैपिटल। ठीक है, जो फाइनेंशियल लेवरेज है इसका एक और नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो फाइनेंशियल लेवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल। फाइनेंशियल लेवरेज इसका टू होता है D अपॉन E। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब फाइनेंशियल लेवरेज में देखते क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज में ये देखा जाता है कि सपोज कीजिए एक सिचुएशन है जहां पे कंपनी या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल इक्विटी कैपिटल से ही फंड एक्वायर कर रहा है, तो उस केस में उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है? ठीक है, अब जो आपका ये प्रपोर्शन किस तरीके से चेक किया जाता है? देखिए, डेब्ट के लिए क्या होता है? डेब्ट के लिए होता है इंटरेस्ट। डेब्ट के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट। यानी अगर आप डेब्ट लेंगे तो आपको इसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और डेब्ट सूटेबल आपके लिए तभी है फाइनेंशियल लेवरेज में जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI, ROI से इसको मैं यहां पे दिखाऊंगा। ROI क्या है हमारा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट से, उस केस में हम ओवरऑल कैपिटल में डेब्ट्स को शामिल करते हैं। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट रेट, यानी ये तो हमारी एक आइडियल सिचुएशन हो गई कि हमें क्या करना है, हमें रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ज्यादा रखना है, यानी कि जो प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसका रिटर्न ज्यादा आएगा, तभी हम डेट में जाएंगे, क्योंकि उस केस में डेट हमारे लिए एक चीपर मोड ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन अगर ये बन जाए कि आपकी इनकम, जैसा मैंने पहले बताया था कि आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, तो इनकम स्टेबल नहीं होने के केस में क्या होगा? आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? वो हो जाएगा लेस एंड इंटरेस्ट हो जाएगा ज्यादा। तो आपको देखना क्या है? आपको देखना ये है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये होना चाहिए ज्यादा और इंटरेस्ट होनी चाहिए कम। देन ओनली जो डेब्ट्स हैं ये आपके होंगे क्या? फेवरेबल। उसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि डेब्ट्स आर फेवरेबल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। लेकिन अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाए एंड इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा हो जाए, तो उस केस में ये आपका क्या हो जाएगा? ये होगा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल क्यों होगा? देखिए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट रिटर्न का केवल और केवल उसमें इंटरेस्ट में पे करना पड़ जाएगा, तो आपका प्रॉफिट तो नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे, तो उस केस में आपका सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे हम फाइनेंशियल लेवरेज में, यानी फाइनेंशियल लेवरेज केवल और केवल यही कहता है कि फाइनेंशियल लेवरेज इज द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन ओवरऑल कैपिटल, यानी ओवरऑल कैपिटल में डेब्ट का प्रपोर्शन हम चेक करते हैं। वो भी हम कैसे चेक करते हैं? वो हम चेक करते हैं कैसे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से ज्यादा है तो वो हमारा डेब्ट जो है उस केस में हमारे लिए फेवरेबल होगा। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कम है तो उस केस में आपका डेब्ट फेवरेबल नहीं होगा। अब इसके इस पर्टिकुलर टॉपिक से बोर्ड में हमेशा एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल आएगा आपका 4 से 6 मार्क्स का। गारंटी से अब तक हर साल इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल आता है। अब न्यूमेरिकल किस तरह से आता है वो मैं अभी बताऊंगा। एक्चुअली दिया क्या होता है उसमें कि सिचुएशन दी हुई होती है जहां पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट केस में केवल और केवल इक्विटी पे डिपेंड था। ठीक है, इक्विटी पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहा था। उसी केस में उसने फिर 10% डेब्ट को इंक्लूड किया, उसके बाद उसने 20% डेब्ट को इंक्लूड किया। तो हम क्या निकालते हैं? हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। अब अर्निंग पर शेयर निकालने का क्या मतलब है कि कंपनी का जो रेट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कहीं इंटरेस्ट से कम तो नहीं है। ठीक है, और हम वो सिचुएशन निकालते हैं जहां पे कि जो हमारी अर्निंग पर शेयर है वो अर्निंग पर शेयर डेब्ट के साथ ज्यादा है, डेब्ट के बिना ज्यादा है। उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि उस सिचुएशन में जो डेब्ट है या फाइनेंशियल लेवरेज है वो हमारा फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स।